अध्याय 24। टार्ज़न फिर से ओपार कैसे आया। जब क्लेटन आश्रय में वापस लौटा और पाया कि जेन पोर्टर गायब है, तो वह डर और दुख से पागल हो गया। उसने पाया कि महाशय थुरन काफी समझदार थे। बुखार के बाद उन्हें अचानक बुखार हो गया था, जो कि उनकी एक खासियत है। रूसी, कमजोर और थका हुआ, अभी भी आश्रय के भीतर घास के बिस्तर पर लेटा हुआ था। जब क्लेटन ने उससे उस लड़की के बारे में पूछा तो उसे यह जानकर आश्चर्य हुआ कि वह वहां नहीं थी। उन्होंने कहा, मैंने कुछ भी असामान्य नहीं सुना है, लेकिन मैं ज्यादातर समय बेहोश रहा हूँ। अगर वह आदमी बहुत कमजोर न होता तो क्लेटन को उस पर शक हो जाता कि उसे लड़की के ठिकाने के बारे में कोई जानकारी है, लेकिन वह देख सकता था कि थुरन में इतनी भी ताकत नहीं थी कि वह बिना किसी मदद के आश्रय से नीचे उतर सके। अपनी मौजूदा शारीरिक स्थिति में वह लड़की को नुकसान नहीं पहुंचा सकता था, न ही वह आश्रय में वापस जाने के लिए सीढ़ी चढ़ सकता था। अंधेरा होने तक अंग्रेज ने लापता लड़की या उसके अपहरणकर्ता के बारे में कोई सुराग पाने के लिए पास के जंगल में खोजबीन की, लेकिन 50 भयानक आदमियों द्वारा छोड़े गए निशान, जो लकड़ी के काम में पारंगत नहीं थे, जंगल के सबसे घने निवासियों के लिए भी उतने ही स्पष्ट थे जितने अंग्रेज के लिए शहर की सड़क। फिर भी उसने उस जगह को 20 बार पार किया और फिर से पार किया, लेकिन उसे इस बात का जरा भी संकेत नहीं मिला कि कुछ ही घंटों पहले कई लोग उस रास्ते से गुजरे थे। खोज करते समय क्लेटन ने लड़की का नाम जोर से पुकारना जारी रखा, लेकिन इसका एकमात्र परिणाम नुमा शेर को आकर्षित करना था। सौभाग्य से आदमी ने उस छायादार आकृति को समय रहते अपनी ओर बढ़ते हुए देखा और जानवर के उसके पास पहुंचने से पहले ही पेड़ की शाखाओं पर चढ़ गया। इससे दोपहर के शेष समय के लिए उसकी खोज समाप्त हो गई, क्योंकि शेर अंधेरा होने तक उसके नीचे आगे पीछे घूमता रहा। जानवर के चले जाने के बाद भी क्लेटन ने अपने नीचे के भयानक अंधेरे में उतरने की हिम्मत नहीं की, और इसलिए उसने पेड़ पर एक भयानक और घिनौनी रात बिताई। अगली सुबह वह समुद्र तट पर वापस आ गया, जेन पोर्टर की मदद करने की आखिरी उम्मीद को त्यागते हुए। उसके बाद के सप्ताह में मॉन्सियूर थुरन ने तेजी से अपनी ताकत वापस पा ली। वह आश्रय में लेटा रहा जबकि क्लेटन दोनों के लिए भोजन की तलाश कर रहा था। जब तक आवश्यकता न हो तब तक वे दोनों कभी बात नहीं करते थे। क्लेटन अब आश्रय के उस हिस्से में रहता था जो जेन पोर्टर के लिए आरक्षित था, और वह रूसी को केवल तभी देखता था जब वह उसके लिए भोजन या पानी लेकर जाता था या अन्य दयालु कार्य करता था जो सामान्य मानवता की आवश्यकता होती थी। जब थुरन फिर से भोजन की तलाश में नीचे उतरने में सक्षम हुआ तो क्लेटन बुखार से पीड़ित हो गया। कई दिनों तक वह बेहोशी और पीड़ा में करवटें बदलता रहा, लेकिन एक बार भी रूसी उसके पास नहीं आया। अंग्रेज भोजन नहीं खा सकता था, लेकिन पानी के लिए उसकी लालसा लगभग यातना के बराबर थी। बेहोशी के लगातार हमलों के बीच, हालांकि वह कमजोर था, वह दिन में एक बार नाले तक पहुंचने और एक छोटा सा डिब्बा भरने में कामयाब रहा जो लाइफबोट की कुछ नियुक्तियों में से एक था। थुरन ने इन मौकों पर उसे बहुत खुशी के भाव से देखा। ऐसा लग रहा था कि वह उस आदमी की पीड़ा का आनंद ले रहा था जिसने उसके द्वारा उसके प्रति उचित घृणा के बावजूद अपनी पूरी क्षमता से उसकी सेवा की थी, जबकि वह उसी पीड़ा को झेल रहा था। आखिरकार क्लेटन इतना कमजोर हो गया कि वह अब आश्रय से नीचे उतरने में सक्षम नहीं था। एक दिन तक वह रूसी से पानी मांगे बिना तड़पता रहा, लेकिन आखिरकार इसे और अधिक सहन न कर पाने के कारण उसने थुरन से पानी लाने के लिए कहा। रूसी क्लेटन के कमरे के प्रवेश द्वार पर आया। उसके हाथ में पानी का एक बर्तन था। एक बुरी मुस्कान ने उसके चेहरे को विकृत कर दिया। यहाँ पानी है, उसने कहा, लेकिन पहले मैं तुम्हें याद दिला दूं कि तुमने उस लड़की के सामने मुझे बदनाम किया था कि तुमने उसे अपने पास रखा था और उसे मेरे साथ साझा नहीं किया। क्लेटन ने उसे बीच में टोका। रुको, वह चिल्लाया, रुको, तुम किस तरह के कुत्ते हो कि तुम एक अच्छी औरत के चरित्र को बदनाम कर रहे हो जिसे हम मरा हुआ मानते हैं। भगवान, मैं मूर्ख था जो तुम्हें जीने दिया। तुम इस नीच भूमि पर रहने के भी लायक नहीं हो। ये रहा तुम्हारा पानी, रूसी ने कहा। जितना पानी तुम्हें मिलेगा उतना ही पानी। और उसने बर्तन को अपने होठों तक उठाया और पी लिया। जो बचा था उसे उसने नीचे जमीन पर फेंक दिया।
फिर वह मुड़ा और बीमार आदमी को छोड़कर चला गया। क्लेटन पलट गया और अपना चेहरा अपनी बाहों में छिपाते हुए उसने लड़ाई छोड़ दी। अगले दिन थुरन ने समुद्र तट के साथ उत्तर की ओर जाने का निश्चय किया, क्योंकि वह जानता था कि अंततः उसे सभ्य लोगों के निवास स्थान पर पहुंचना ही होगा। कम से कम वह यहाँ से ज्यादा बुरी स्थिति में तो नहीं होगा, और इसके अलावा मरते हुए अंग्रेज की बकवास उसे परेशान कर रही थी। इसलिए उसने क्लेटन का भाला चुराया और अपनी यात्रा पर निकल पड़ा। वह जाने से पहले बीमार आदमी को मार देता, अगर उसे यह न सूझा होता कि ऐसा करना वाकई दयालुता होगी। उसी दिन वह समुद्र तट के किनारे एक छोटे से केबिन में आया और सभ्यता की निकटता का ये सबूत देखकर उसका दिल नई उम्मीद से भर गया, क्योंकि उसे लगा कि यह पास की बस्ती की चौकी है। अगर उसे पता होता कि यह किसका है और इसका मालिक उस समय कुछ मील अंदर था, तो निकोलस रोकोफ उस जगह से भाग जाता जैसे वह किसी महामारी से भाग जाता। लेकिन वह नहीं जानता था और इसलिए वह केबिन की सुरक्षा और तुलनात्मक आराम का आनंद लेने के लिए कुछ दिनों तक वहीं रहा। फिर उसने एक बार फिर उत्तर की ओर अपनी यात्रा शुरू की। लॉर्ड टेनिंगटन के शिविर में स्थायी आवास बनाने की तैयारी चल रही थी, तथा राहत की तलाश में कुछ लोगों का एक दल उत्तर की ओर भेजने की तैयारी चल रही थी। जैसे जैसे दिन बीतते गए, वैसे वैसे मदद नहीं मिली। उम्मीद खत्म होने लगी कि जेन पोर्टर, क्लेटन और मॉन्सियर थुरन को बचा लिया गया है। प्रोफेसर पोर्टर से इस मामले पर अब कोई बात नहीं हुई, और वह अपने वैज्ञानिक सपनों में इतना डूबा हुआ था कि उसे समय बीतने का पता ही नहीं चला। कभी कभी वह टिप्पणी करता कि कुछ ही दिनों में वे निश्चित रूप से एक स्टीमर को अपने तट पर लंगर डालते देखेंगे, और फिर वे सभी खुशी खुशी फिर से मिल जाएंगे। कभी कभी वह इसे एक ट्रेन के रूप में बताता था, और आश्चर्य करता था कि क्या ये बर्फीले तूफानों के कारण देरी से आ रही है। अगर मैं अब तक उस प्यारे बूढ़े को इतनी अच्छी तरह से नहीं जानता होता, टेनिंगटन ने मिस स्ट्रांग से कहा, मुझे पूरा यकीन होता कि वह एयर बिल्कुल ठीक नहीं था। क्या तुम्हें नहीं पता? अगर यह इतना दयनीय न होता तो ये हास्यास्पद होता, लड़की ने दुखी होकर कहा। मैं, जो उसे जीवन भर जानती रही हूँ, जानती हूँ कि वह जेन की कितनी पूजा करता है, लेकिन दूसरों को ऐसा लगता होगा कि वह उसके भाग्य के प्रति पूरी तरह से उदासीन है। बात बस इतनी है कि वह इतना अव्यावहारिक है कि वह मृत्यु जैसी वास्तविक चीज की कल्पना भी नहीं कर सकता जब तक कि उसके बारे में लगभग निश्चित सबूत उसके सामने न रखे जाएं। आप कभी अंदाजा नहीं लगा सकते कि कल वह क्या कर रहा था, टेनिंगटन ने आगे कहा। मैं एक छोटे से शिकार से अकेला लौट रहा था जब मैंने उसे शिकार के रास्ते पर तेजी से चलते हुए देखा, जिसका मैं पीछा करके वापस कैंप की ओर जा रहा था। उसके हाथ उसके लंबे काले कोट की पूंछ के नीचे बंधे हुए थे, और उसकी टोपी उसके सिर पर मजबूती से टिकी हुई थी, जैसे वह अपनी आंखें जमीन पर टिकाए हुए तेजी से आगे बढ़ रहा था। शायद अचानक उसकी मौत हो जाती अगर मैंने उसे रोका न होता। क्यों, प्रोफेसर, आप दुनिया में कहाँ जा रहे हैं? मैंने उनसे पूछा। मैं शहर जा रहा हूँ, लॉर्ड टेनिंगटन, उन्होंने यथासंभव गंभीरता से कहा, ग्रामीण मुफ्त डिलीवरी सेवा के बारे में पोस्टमास्टर से शिकायत करने के लिए, जिससे हम यहाँ पीड़ित हैं। क्यों, सर? मुझे हफ्तों से एक भी पत्र नहीं मिला है। जेन की ओर से मेरे लिए कई पत्र आने चाहिए। इस मामले की सूचना तुरंत वाशिंगटन को दी जानी चाहिए। और क्या आप यकीन करेगी, मिस स्ट्रांग, टेनिंगटन ने आगे कहा, मुझे उस बूढ़े को ये समझाने में बहुत मेहनत करनी पड़ी कि न केवल कोई ग्रामीण मुफ्त डिलीवरी है, बल्कि कोई शहर भी नहीं है, और वह वाशिंगटन के समान महाद्वीप पर भी नहीं है, न ही उसी गोलार्ध में है। जब उसे एहसास हुआ तो वह अपनी बेटी के बारे में चिंता करने लगा। मुझे लगता है कि यह पहली बार है कि उसने वास्तव में हमारी स्थिति की सराहना की है, या इस तथ्य की कि मिस पोर्टर को बचाया नहीं जा सका। मुझे इसके बारे में सोचना भी बुरा लगता है, लड़की ने कहा, और फिर भी मैं हमारी पार्टी के अनुपस्थित सदस्यों के अलावा और कुछ नहीं सोच पाती। हमें अच्छे की उम्मीद करनी चाहिए, टेनिंगटन ने जवाब दिया। आपने खुद ही हम सभी के लिए बहादुरी का एक शानदार उदाहरण पेश किया है, क्योंकि एक तरह से आपका नुकसान सबसे बड़ा है। हाँ, उसने जवाब दिया, अगर जेन पोर्टर मेरी अपनी बहन होती तो मैं उससे अधिक प्यार नहीं कर पाती। टेनिंगटन ने आश्चर्य नहीं जताया। उसका मतलब ये बिल्कुल नहीं था।
लेडी एलिस के दुर्घटनाग्रस्त होने के बाद से वह मैरीलैंड की इस सुंदर बेटी के साथ बहुत समय बिता चुका था और हाल ही में उसे एहसास हुआ कि वह उससे इतना अधिक प्यार करने लगा है जितना उसके मन की शांति के लिए अच्छा नहीं होगा, क्योंकि अब उसे लगभग लगातार वह विश्वास याद आ रहा था जो मॉन्सियर थुरन ने उसे दिया था कि वह और मिस स्ट्रॉन्ग सगाई कर चुके हैं। उसे आश्चर्य हुआ कि आखिरकार थुरन ने जो कहा था, क्या वह बिल्कुल सही था। उसने कभी भी लड़की की ओर से सामान्य दोस्ती से ज्यादा का जरा भी संकेत नहीं देखा था। और फिर मॉन्सियोर थुरान के चले जाने पर, यदि वे चले गए तो आपको भारी दुख सहना पड़ेगा, उन्होंने कहा। उसने जल्दी से उसकी तरफ देखा। महाशय थुरन मेरे बहुत अच्छे दोस्त बन गए हैं, उसने कहा। मुझे वे बहुत पसंद थे, हालांकि मैं उन्हें बहुत कम समय से जानती हूँ। तो फिर तुम्हारी उससे शादी तय नहीं हुई थी? उसने अचानक पूछा। हे भगवान, नहीं, वह रो पड़ी। मुझे उसकी बिल्कुल भी परवाह नहीं थी। लॉर्ड टेनिंगटन हेज़ल स्ट्रॉन्ग से कुछ कहना चाहते थे, वे इसे कहना चाहते थे और तुरंत कहना चाहते थे, लेकिन किसी तरह शब्द उनके गले में अटक गए। उन्होंने 2 बार लंगड़ाते हुए बोलना शुरू किया, अपना गला साफ किया, चेहरा लाल हो गया और अंत में ये टिप्पणी करते हुए समाप्त किया कि उन्हें उम्मीद है कि बारिश का मौसम शुरू होने से पहले केबिन बनकर तैयार हो जाएंगे। लेकिन हालांकि वह ये नहीं जानता था, उसने लड़की को वही संदेश दे दिया था जो वह देना चाहता था, और इससे वह खुश हो गई, इतनी खुश जितनी वह अपने पूरे जीवन में पहले कभी नहीं हुई थी। तभी बातचीत में बाधा उत्पन्न हुई और एक अजीब और भयानक दिखने वाली आकृति दिखाई दी जो शिविर के दक्षिण में जंगल से निकली थी। टेनिंगटन और लड़की ने उसे एक साथ देखा। अंग्रेज ने अपनी रिवॉल्वर उठाई, लेकिन जब अर्धनग्न दाढ़ी वाले प्राणी ने उसका नाम जोर से पुकारा और उनकी ओर दौड़ा, तो उसने अपना हाथ छोड़ दिया और उससे मिलने के लिए आगे बढ़ा। कोई भी उस गंदे, दुर्बल प्राणी में, जो छोटे चमड़े के एक ही वस्त्र से ढका हुआ था, उस बेदाग महाशय थुरान को नहीं पहचान पाता, जिसे पार्टी ने आखिरी बार लेडी एलिस के डेक पर देखा था। इससे पहले कि छोटे समुदाय के अन्य सदस्यों को उसकी उपस्थिति के बारे में पता चलता, टेनिंगटन और मिस स्ट्रॉन्ग ने उससे लापता नाव के अन्य रहने वालों के बारे में पूछताछ की। वे सभी मर चुके हैं, थुरन ने उत्तर दिया। हमारे उतरने से पहले ही तीनों नाविक मर गए। मिस पोटर को कोई जंगली जानवर जंगल में ले गया, जबकि मैं बुखार से बेसुध पड़ा था। क्लेटन भी कुछ दिन पहले इसी बुखार से मर गया था। और यह सोचना कि इतने समय में हम सिर्फ कुछ मील की दूरी पर रह गए हैं, मुश्किल से एक दिन की दूरी। ये भयानक है। जेन पोटर प्राचीन शहर ओपार में मंदिर के नीचे तिजोरी के अंधेरे में कब तक लेटी रही, उसे नहीं पता था। कुछ समय तक वह बुखार से बेसुध रही, लेकिन इसके बाद वह धीरे धीरे अपनी ताकत वापस पाने लगी। हर दिन उसके लिए खाना लाने वाली महिला उसे उठने के लिए इशारा करती थी, लेकिन कई दिनों तक लड़की केवल अपना सिर हिलाकर यह संकेत दे पाती थी कि वह बहुत कमजोर है। लेकिन आखिरकार वह अपने पैरों पर खड़ी हो गई और फिर दीवार पर एक हाथ से खुद को सहारा देकर कुछ कदम लड़खड़ाने लगी। उसके अपहरणकर्ता अब उसे बढ़ती दिलचस्पी के साथ देख रहे थे। दिन करीब आ रहा था और पीड़िता की ताकत बढ़ती जा रही थी। कुछ ही देर में वह दिन आ गया और एक युवती जिसे जेन पोटर ने पहले कभी नहीं देखा था, कई अन्य लोगों के साथ उसकी कालकोठरी में आई। यहाँ किसी प्रकार का समारोह आयोजित किया गया था। लड़की को यकीन था कि यह धार्मिक प्रकृति का था और इसलिए उसने नया दिल लिया और खुश हुई कि वो उन लोगों के बीच आ गई थी जिन पर धर्म के परिष्कृत और नर्म प्रभाव स्पष्ट रूप से पड़े थे। वे उसके साथ मानवीय व्यवहार करेंगे, इस बात का उसे अब पूरा यकीन था। और इसलिए जब वे उसे कालकोठरी से बाहर निकालकर लंबे अंधेरे गलियारों से होते हुए, कंक्रीट की सीढ़ियों से होते हुए एक शानदार आंगन में ले गए, तो वह खुशी खुशी चली गई, क्योंकि वह ईश्वर की सेवकों में से नहीं थी। बेशक ये हो सकता है कि सर्वोच्च सत्ता के बारे में उनकी व्याख्या उसकी अपनी व्याख्या से अलग हो, लेकिन ये कि उनके पास एक ईश्वर था, उसके लिए यह पर्याप्त सबूत था कि वे दयालु और अच्छे थे। लेकिन जब उसने आंगन के बीच में एक पत्थर की वेदी देखी और उस पर और पास के फर्श पर गहरे भूरे रंग के दाग देखे, तो उसे आश्चर्य और संदेह होने लगा। और जब उन्होंने झुककर उसके टखने बांधे और उसकी कलाइयों को पीछे से बांधा,
तो उसका संदेह भय में बदल गया। एक क्षण बाद जब उसे उठाकर वेदी के ऊपर लिटा दिया गया तो आशा पूरी तरह से खत्म हो गई और वह भय से कांप उठी। उसके बाद भक्तों के विचित्र नृत्य के दौरान वह भय से जमी रही और न ही उसे उच्च पुजारिन के हाथों में पतली तलवार देखने की आवश्यकता थी, जो धीरे धीरे उसके ऊपर उठ रही थी ताकि उसे उसके विनाश के बारे में और अधिक जानकारी मिल सके। जैसे ही हाथ नीचे उतरना शुरू हुआ, जेन पोर्टर ने अपनी आंखें बंद कर ली और उस निर्माता से एक मौन प्रार्थना की, जिसका सामना उसे जल्द ही करना था। फिर वह अपनी थकी हुई नसों पर दबाव के कारण झुक गई और बेहोश हो गई। दिन रात वानरों का टार्जन आदिम जंगल से होकर उस उजड़े हुए शहर की ओर दौड़ता रहता था, जिसके बारे में उसे पूरा विश्वास था कि जिस स्त्री से वह प्रेम करता था वह या तो कैदी है या मर चुकी है। एक दिन और एक रात में उसने उतनी ही दूरी तय की जितनी दूरी तय करने में 50 डरावने लोगों को एक सप्ताह का समय लगा था, क्योंकि वानरों का टार्जन जमीन पर प्रगति में बाधा डालने वाली उलझी हुई बाधाओं के ऊपर मध्य छत के साथ यात्रा कर रहा था। युवा बैल बंदर ने जो कहानी सुनाई थी उससे उसे यह स्पष्ट हो गया था कि बंदी लड़की जेन पोर्टर थी, क्योंकि पूरे जंगल में कोई और छोटी सफ़ेद वह नहीं थी। बंदर के भद्दे वर्णन से उसने बैलों को पहचान लिया था, जो ओपार के खंडहरों में रहने वाली मानवता पर विचित्र व्यंग्य थे। और लड़की का भाग्य वह इतनी स्पष्टता से देख सकता था मानो वह उसका प्रत्यक्षदर्शी हो। जब वे उसे उस सुंदर वेदी पर लिटाएंगे तो वह अनुमान नहीं लगा सकता था, लेकिन उसे पूरा विश्वास था कि उसका प्यारा कमजोर शरीर अंततः वहां पहुंच जाएगा। लेकिन आखिरकार अधीर वानर मानव को लंबे युगों के बाद वह उजाड़ घाटी को घेरने वाली अवरोधक चट्टानों के ऊपर पहुंच गया और उसके नीचे अब घृणित शहर ओपार के भयानक और भयावह खंडहर थे। वह तेजी से सूखी और धूल भरी पत्थरों से भरी जमीन पर अपनी इच्छाओं के लक्ष्य की ओर चल पड़ा। क्या वह बचाव के लिए समय पर पहुंच पाएगा? उसे उम्मीद के विरुद्ध आशा थी। कम से कम उससे बदला तो लिया जा सकता था, और क्रोध में उसे ऐसा लग रहा था कि वह उस भयानक शहर की पूरी आबादी को मिटाने के काम के लिए सक्षम था। दोपहर होने को थी जब वह उस विशाल चट्टान पर पहुंचा जिसके शीर्ष पर शहर के नीचे गड्ढों तक जाने वाला गुप्त मार्ग समाप्त होता था। एक बिल्ली की तरह वह उदास ग्रेनाइट कोपचे की खड़ी ढलानों पर चढ़ गया। एक क्षण बाद वह लंबी सीधी सुरंग के अंधेरे में भाग रहा था जो खजाने की तिजोरी की ओर जाती थी। वह इस सुरंग से होकर गुजरा, फिर आगे बढ़ता रहा जब तक कि आखिरकार वह कुएं जैसी शाफ्ट तक नहीं पहुंच गया जिसके विपरीत दिशा में झूठी दीवार वाला तहखाना था। जैसे ही वह कुएं के किनारे पर कुछ पल के लिए रुका, ऊपर के छेद से एक हल्की सी आवाज उसके कानों में पड़ी। उसके तेज कानों ने उसे पकड़ लिया और उसका अनुवाद कर लिया। ये बलि से पहले होने वाला मृत्यु का नृत्य था और उच्च पुजारिन का गायन अनुष्ठान। वह महिला की आवाज भी पहचान सकता था। क्या ये हो सकता है कि यह समारोह उसी चीज का प्रतीक था जिसे रोकने के लिए वह इतनी जल्दी में था? उसके ऊपर भय की लहर दौड़ गई। क्या वह आखिरकार बस एक पल देर से पहुंचने वाला था? एक भयभीत हिरन की तरह वह संकरी खाई को पार करके आगे के मार्ग की निरंतरता में कूद गया। झूठी दीवार पर वह ऐसे टूट पड़ा जैसे कोई उसके सामने खड़ी बाधा को ध्वस्त करने के लिए पागल हो। उसने अपनी विशाल मांसपेशियों के साथ छेद को मजबूर किया, अपने सिर और कंधों को पहले छोटे से छेद में घुसाया और दीवार के शेष हिस्से को अपने साथ लेकर तहखाने के सीमेंट के फर्श पर जोरदार आवाज के साथ गिरा। एक ही छलांग में वह कमरे की पूरी लंबाई पार कर गया और खुद को पुराने दरवाजे से टकराया। लेकिन यहाँ वह रुक गया। दूसरी तरफ की ताकतवर सलाखें उसकी ताकत के सामने भी मजबूत थीं। उसे यह समझाने में बस एक पल का समय लगा कि उस अभेद्य अवरोध को तोड़ने की कोशिश करना व्यर्थ है। वहाँ सिर्फ एक और रास्ता था और वह लंबी सुरंगों से होकर शहर की दीवारों से 1 मील दूर बोल्डर तक जाता था और फिर वापस खुले रास्ते से, जैसे वह अपने वजीरी के साथ पहली बार शहर में आया था। उसने महसूस किया कि अगर वह अपने कदम पीछे खींचकर ऊपर से शहर में प्रवेश करता है तो इसका मतलब होगा कि वो लड़की को बचाने में बहुत देर कर देगा, अगर वह वास्तव में उसके ऊपर बलि वेदी पर लेटी हुई लड़की थी। लेकिन कोई और रास्ता नहीं दिख रहा था,
इसलिए वह मुड़ा और तेजी से टूटी दीवार के पार गलियारे में वापस भाग गया। कुएं पर उसे फिर से उच्च पुजारिन की नीरस आवाज सुनाई दी, और जब उसने ऊपर देखा तो 20 फीट ऊपर का द्वार इतना नजदीक लग रहा था कि वह उस भीतरी प्रांगण तक पहुंचने के लिए पागलों की तरह छलांग लगाने के लिए ललचा गया, जो इतना नजदीक था। काश वह अपनी घास की रस्सी का एक सिरा उस आकर्षक छिद्र के शीर्ष पर किसी उभार पर फंसा पाता। एक क्षण के विराम और विचार में उसके मन में एक विचार आया। वह ऐसा करने का प्रयास करेगा। गिरी हुई दीवार की ओर मुड़ते हुए उसने उस दीवार के बड़े सपाट स्लैब में से एक को पकड़ लिया। अपनी रस्सी के एक सिरे को ग्रेनाइट के टुकड़े से जल्दी से कसते हुए वह शाफ्ट के पास वापस आया और रस्सी के संतुलन को अपने बगल में फर्श पर लपेटते हुए बंदर आदमी ने भारी स्लैब को दोनों हाथों में लिया और दूरी और दिशा तय करने के लिए इसे कई बार घुमाया। उसने वजन को एक मामूली कोण पर ऊपर की ओर उछाला ताकि फिर से सीधे शाफ्ट में वापस गिरने के बजाय ये दूर के किनारे को छूता हुआ आगे के आंगन में लुढ़क गया। टार्जन ने रस्सी के ढीले सिरे पर एक पल के लिए घसीटा, जब तक कि उसे महसूस नहीं हुआ कि पत्थर शाफ्ट के शीर्ष पर उचित सुरक्षा के साथ फंस गया है। फिर वह नीचे की काली गहराइयों में झूल गया। जिस क्षण उसका पूरा वजन रस्सी पर पड़ा उसने महसूस किया कि यह ऊपर से फिसल गई है। वह भयानक सस्पेंस में वहां प्रतीक्षा कर रहा था, क्योंकि यह छोटे छोटे झटकों में इंच दर इंच नीचे गिर रहा था। पत्थर शाफ्ट के शीर्ष के चारों ओर की चिनाई के बाहर की ओर खींचा जा रहा था। क्या ये बिल्कुल किनारे पर फंस जाएगा या उसका वजन इसे खींचकर उस पर गिरा देगा, क्योंकि वह नीचे की अज्ञात गहराइयों में तेजी से जा रहा था।